बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, लेक्चर प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के लेक्चर नंबर 5 को आज हम स्टार्ट करेंगे और ये भी चैप्टर नंबर 13 से ही है। आपको मैंने लेक्चर नंबर 4 में जो रिटेलिंग है, रिटेलिंग के बारे में ब्रीफली जो है डिफ़ाइन किया। अब लेक्चर नंबर 5 में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है होल सेलिंग। मैंने आपको उसी लेक्चर में होल सेलिंग के बारे में जो है थोड़ा बहुत बता दिया था कि होल सेलिंग क्या होता है। होल सेलिंग एक ऐसी एक्टिविटी है या इसमें तमाम वो एक्टिविटीज़ मौजूद हैं जो हमारी जो आपकी इन बल्क प्रोडक्ट हमारा होल सेलिंग जो सेलर खरीदता है और वो फाइनल कंज्यूमर तक चीज़ नहीं पहुंचाता बल्कि वो रिटेलर तक पहुंचाता है बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक है, रिटेलर की या रिटेलिंग एक्टिविटी क्या है कि फाइनल कंज्यूमर तक चीज़ पहुंचाना उसके पर्सनल यूज़ के लिए, और होल सेलिंग की एक्टिविटी में अपने जो चीज़ है वो आगे बिजनेस पर्पस के लिए रिटेलर तक जो है या आगे मजीद एजेंट जिस तक भी चीज़ का पहुंचाना है। बुक इस डेफिनेशन में कहता है कि होल सेलिंग इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू दोज बाइंग फॉर रीसेल और बिजनेस यूज़। वो उन लोगों तक चीज़ पहुंचाना जो चीज़ को ख़रीदते हैं बिजनेस पर्पस के लिए या आगे बेचने के लिए। ठीक है, उनका मकसद चीज़ को खुद इस्तेमाल करना नहीं होता, पर्सनल यूज़ नहीं होता। फर्म्स engaged primarily in wholesaling activities are called wholesaler। अच्छा, अब जिसका मैंने आपको उधर एग्जांपल दी थी कि एक वर्ड है टीचिंग, एक वर्ड है टीचर। तो टीचिंग एक एक्टिविटी है और टीचर वो है जो उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। सेम इसी तरह होल सेलिंग जो है वो एक एक्टिविटी है और उसको जो परफॉर्म कर रहा है उससे हम कहते हैं होल सेलर। ठीक है, तो होल सेलर वो पर्सन होता है जो इन तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है, जो चीज़ों को इन बल्क मैन्युफैक्चरर से ख़रीदता है और आगे उसको बिजनेस पर्पस के लिए नॉन पर्सनल यूज़ के लिए देता है रिटेलर्स को। अब जब रिटेलर का काम भी चीज़ को बेचना है, होल सेलर का काम भी चीज़ को बेचना है, तो हमें होल सेलर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों जो रिटेलर है वो खुद चीज़ लेकर मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक क्यों नहीं पहुंचाता, या कस्टमर डायरेक्टली क्यों फैक्ट्री तक नहीं जाता? ठीक है, मकसद तो चीज़ लेना है, मकसद तो चीज़ लेकर उसको इस्तेमाल करना है। हम क्यों इन मिडलमैन्स को जो है इन्वॉल्व करते हैं? हम क्यों इन मिडलमैन को इन्वॉल्व करते हैं? क्यों होल सेलर की ज़रूरत पड़ती है? कहते हैं कि वाई होल सेलर इम्पोर्टेंट टू सेलर्स। ठीक है, बिकॉज होल सेलर्स एड्स वैल्यू बाय परफॉर्मिंग वन और मोर देन द फॉलोइंग चैनल फंक्शंस। कहता है क्यों कि जो हमारा होल सेलर है वो हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमारे इस चैनल को चलाने के लिए, बहुत सारी ऐसी जो है। अब देखें, मैंने आपको बताया कि होल सेलर जो है वो इन बल्क प्रोडक्ट को ख़रीदता है और इन बल्क प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है, जो कि एक रिटेलर या आम रिटेलर या छोटे एजेंट या छोटे ब्रोकर के पास उतना पैसा नहीं होता जो कि एक होल सेलर लगाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सर्विस में देता है? कहता है सेलिंग एंड प्रोमोटिंग। एक जो होल सेलर है कहता है कि सेलिंग एंड प्रोमोटिंग होल सेलर सेल्स force help manufacturers reach many small customers at lot of cost, and wholesalers has more contacts and it's often more trusted by the buyer than the distant manufacturer। अब मैन्युफैक्चरर तक पहुंचना एक रिटेलर के लिए, एक कस्टमर के लिए, दोनों के लिए मुश्किल है। ठीक है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर तक पहुंचना, डायरेक्ट फैक्ट्री तक पहुंचना, प्रोड्यूसर तक पहुंच के चीज़ लेना जो है वो एक कस्टमर के लिए भी बेहद, कस्टमर के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब आप, मैं, हम सब एक शैम्पू ख़रीदना चाहते हैं सनसिल्क का, तो हम 1 बाय 1 जी आप भी जा रहे हो, मैं भी जा रही हूँ, फ्लाम, अब इतने कस्टमर हैं, हज़ारों कस्टमर हैं, और तो वो जाकर अब फैक्ट्री का दरवाज़ा नॉक करेंगे, हमें शैम्पू दे दें, हमें शैम्पू दे दें, नहीं। दरमियान के ये जो लोग होते हैं, अब रिटेलर है, अब रिटेलर 1 बाय 1 चाहेगा कि हम कंपनी के पास हमें दे दो। जाते भी कुछ कस्टमर की रिटेलर की क्लाइंट्स आती हैं जो डायरेक्ट लेते भी होंगी, लेकिन होल सेलर जो है वो एक कहते हैं कि एक प्रॉपर एक स्मूथ वे है। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर उसके पास कितने होलसेलर कांटेक्ट में होंगे? 5। एक होलसेलर के पास आगे कितने रिटेलर उसके कांटेक्ट में होंगे? 15। ठीक है, अब होलसेलर दरमियान में है तो फैक्ट्री में जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, उसके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं सिर्फ 5। ठीक है, वही अगर रिटेलर डायरेक्ट कांटेक्ट करे तो उसके कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं 15। तो अब ये फैक्ट्री के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो होल सेलर जो है वो सेलिंग के लिए दरमियान में आता है और उस प्रोडक्ट को प्रमोट भी करता है।
बाइंग एंड असॉर्टमेंट बिल्डिंग, चीज़ों को लेना और उसको जो है असॉर्ट करना, उसको अलहदा करना, उसकी असॉर्टमेंट, उसको उसकी क्लासिफिकेशन करना कि कौन कौन सी प्रोडक्ट को जो है ख़रीद कर किस किस कस्टमर तक पहुंचाना है। अब ये एक रिटेलर को या कस्टमर को मेहनत नहीं करनी पड़ती कि वो इन बल्क डिफरेंट चीज़ें खरीदे, फिर उसकी असॉर्टमेंट करे, फिर वो परेशानी एक झंझट में फंसे। ठीक है, तो क्या एक होलसेलर चीज़ को खरीदता है, प्रोडक्ट की असॉर्टमेंट करता है, फिर उसको क्लासिफाइड कस्टमर तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये जो है एक बेनिफिट है हमारा जो होलसेलर है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, बल्क ब्रेकिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया कि होलसेलर एक बल्क में प्रोडक्ट खरीदता है, जो कि एक रिटेलर के लिए एक जो कस्टमर के लिए पर्सनली बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, होलसेलर सेव देयर कस्टमर मनी बाय बाइंग इन कारलोड लॉट्स एंड ब्रेकिंग बल्क। अब देखें, मैं एक कस्टमर हूँ, मुझे टूथपेस्ट की ज़रूरत है, तो मैं एक राशन खरीदूंगी तो हद 1 या 2 टूथपेस्ट खरीद लूँगी। ठीक है, रिटेलर है, उसने टूथपेस्ट बेचने के लिए खरीदनी है, वो हद 2 कर्टन खरीद लेगा, हद 3 कर्टन खरीद लेगा। होलसेलर ने 1-2 कर्टन या 1-2 टूथपेस्ट नहीं खरीदनी होती, उसने इन बल्क खरीदनी होती है। तो ये हम कस्टमर जो बार बार फैक्ट्री जाके बल्क ब्रेकिंग, हमारी बल्क ब्रेकिंग होगी, हमें जितनी ज़रूरत है 1 टूथपेस्ट की, 2 टूथपेस्ट की, हम तक सिर्फ वही पहुंचेगी, हमें इन बल्क परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो होलसेलर होता है, जब ये इन बल्क प्रोडक्ट को ख़रीद लेता है, फिर आगे रिटेलर आता है, वो अपनी ज़रूरत के 2-3 कर्टन खरीद लेता है, फिर हम उससे 1-2 टूथपेस्ट खरीद लेते हैं, तो ये बल्क ब्रेकिंग करता है। ठीक है, उसके बाद वो हमें सर्विस देता है वेयर हाउसिंग की। अब मैं कहूँ जी मेरा राशन मैं डायरेक्ट कंपनी से खरीदूंगी तो मैं वावा सारी चीज़ें खरीदूँ और उसको अपने वेयर हाउस में रख लूँ, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है कि मैं जी एक वेयर हाउस बनाऊँ, उसमें अपनी ज़रूरत का राशन खरीदती जाऊँ, रखती जाऊँ, खरीदती जाऊँ, रखती जाऊँ, खरीदती जाऊँ, रखती जाऊँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एक रिटेलर भी हो जो वेयर हाउस है अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, एक रिटेलर भी वेयर हाउस अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो भी इसलिए इन स्मॉल क्वांटिटी में चीज़ को खरीदता है। ना तो एक कस्टमर वेयर हाउस अफोर्ड कर सकता है, ना एक रिटेलर वेयर हाउस को अफोर्ड कर सकता है। तो इस सब में हमारी मदद कौन करता है? होलसेलर। होलसेलर मैन्युफैक्चरर से, प्रोड्यूसर से चीज़ खरीदता है और उसको जो है वो फैक्ट्री में या अपने उसमें उसको अपने जो वेयर हाउस है उस तक रख देता है। जैसे जैसे उसके पास उसके रिटेलर आते जाते हैं, वो आकर उससे चीज़ों को खरीद कर लेते जाते हैं। ठीक है, तो उसको जो है फिर हम लोगों को या हम कस्टमर्स को जो है वो वेयर हाउस का तरद्दुद नहीं करना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन। ये जो हमारे वेयर हाउस होते हैं, सॉरी ये जो होलसेलर होते हैं, ये चीज़ चाहे हम कराची की आउटलेट से उठा रहे हैं, चाहे फैसलाबाद की फैक्ट्री से उठा रहे हैं, चाहे इस्लामाबाद की फैक्ट्री से उठा रहे हैं, चाहे मुल्तान से उठा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का सारा खर्चा हमारा होलसेलर उठाएगा। हम कस्टमर को चीज़ खरीदने के लिए कराची ट्रांसपोर्टेशन भेजने की या खुद जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे रिटेलर्स को जो है वो सफ़र करने की ज़रूरत नहीं। ये होलसेलर हैं जो इस ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो सारा अफोर्ड करते हैं। चाहे पूरे मुल्क भर के किसी भी फैक्ट्री से चीज़ उठानी पड़े, हमारा होलसेलर उठवाता है। ठीक है, उसने इन बल्क उठानी होती है, इसलिए उसको ये अखराजात ज़्यादा तंग नहीं करते। उसने होलसेल प्राइस पे, डिस्काउंट प्राइस पे चीज़ों को ख़रीदना होता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन को भी अफोर्ड कर लेता है। और हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटी है वो होलसेलर की तरफ से प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, होलसेलर कैन प्रोवाइड क्विकर डिलीवरी टू बायर बिकॉज दे आर क्लोजर टू बायर देन द प्रोड्यूसर। ठीक है, हम वो प्रोड्यूसर के करीब होते हैं हमारे से ज़्यादा। हमें तो नहीं पता ना कि कौन हमारा प्रोड्यूसर है, किससे चीज़ बन कर आ रही है, हमें तो बस चीज़ से सरोकार होता है। हमारा जो होलसेलर होता है उसका सारा डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है हमारे बायर के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। ठीक है, उसके बाद है फाइनेंसिंग। हमारी ये सर्विस वो देता है रिटेलर्स को। अब एक रिटेलर है, वो वक्ती तौर पे ट्रांसपोर्ट को सॉरी ये जो चीज़ों को है वो कैश पे नहीं ले सकता, तो हमारा ये जो रिटेलर होता होलसेलर होता है वो फाइनेंस की या क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है रिटेलर को। ठीक है, हमारा जो होलसेलर है वो क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है रिटेलर को कि तुम मेरे से उधार पे माल ले लो, एडवांस पेमेंट कर दो, बाकी पेमेंट चाहे तुम मुझे चीज़ें बेच कर देना। तो ये फैसिलिटी कौन देता है? होलसेलर। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है रिस्क बेयरिंग। हमारी इंश्योरेंस, जब वो चीज़ माल को एक जगह से दूसरी जगह उठवाता है तो उसने रिस्क भी लेना होता है। जब वो माल को उठाकर वेयर हाउस में लगता है, उसको चीज़ डैमेज भी हो सकती है, टूट भी सकती है, माल ख़राब भी हो सकता है, उसको नुकसान है भी। तो ये रिस्क, अब देखे रिटेलर ने तो स्मॉल क्वांटिटी में माल उठाना है ना, उसको ये इतना रिस्क नहीं उठाना पड़ता कि भाई मेरी चीज़ें टूट जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, बिकेंगी नहीं। उसको इतने बड़े लेवल का रिस्क नहीं उठाना पड़ता। और हम बायर्स को तो जो है ना, बस जितनी चीज़ चाहिए होती है हम उतनी खरीदते हैं, हमारे पास तो रिस्क आता ही नहीं। तो ज़्यादा रिस्क किसके हिस्से में आता है? वेयर ये जो होल सेलर है उसके हिस्से में। क्यों? क्योंकि उसने इन बल्क सामान उठाना होता है। तो इंश्योरेंस का सारा मसला जो है वो उसको उठाना पड़ेगा, इंश्योरेंस सारी उसने करानी है। डैमेज, लीकेज, टूट जाना, ख़राब हो जाना, ये सारा का सारा रिस्क किसके हिस्से आता है? होल सेलर के हिस्से में। नेक्स्ट हमारे पास है मार्केट इन्फॉर्मेशन। अब ये जो हमारा होल सेलर होता है ना, ये हमें मार्केट के बारे में भी इन्फॉर्म करता है, मार्केट इन्फॉर्मेशन भी देता है। ठीक है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में प्राइस लेवल क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है, क्या अप डाउन है, क्या नया फैशन आ रहा है, मार्केट किस तरफ को जा रही है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या ट्रेंड्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन में कौन देता है? होल सेलर। होल सेलर गिव फॉर इन्फॉर्मेशन टू सप्लायर्स एंड कस्टमर अबाउट। अब ये इन्फॉर्मेशन वो सारी जाकर देता है अपने प्रोड्यूसर को, अपने मैन्युफैक्चरर को, जिसने चीज़ को बनाना होता है, जिसने जो है आगे जो फ़ायदा मंद उसके लिए होता है कि भाई मेरा जो कस्टमर है ये डिमांड कर रहा है, मुझे अब मार्केट में ये चीज़ बनाकर देनी है। ठीक है, तो हमारा ये जो होल सेलर है ये मार्केट की इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है उस तक, हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं उस तक। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट सर्विस एंड एडवाइस। मैनेजमेंट सर्विस एंड एडवाइस। होल सेलर often help retailers train their sale leaders, improve store layouts and display and set up accounting and inventory control system। मैनेज करना चीज़ों को, मैनेज करना सर्विस को। ठीक है, एडवाइजेस देना कि इस तरीके से काम करें, ऐसे करें, ये फ़ायदेमंद है, ये फ़ायदेमंद नहीं है। तो क्योंकि होल सेलर के पास ना इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, होल सेलर के पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, होल सेलर के पास जो मैनेजमेंट के तरीके हैं वो ज़्यादा, तो वो मैनेज करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, एडवाइजेस देता है कि चीज़ों को, मार्केट को, लेआउट्स को किस तरीके से मैनेज किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ होल सेलर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ होल सेलर्स में हमारे पास मर्चेंट होल सेलर में सबसे पहले है फुल सर्विस होल सेलर। वो होल सेलर जो आपको पूरी की पूरी सर्विस दे रहे होते हैं। ठीक है, पूरी सर्विस में कैसी सर्विसेज? प्रोवाइड अ फुल लाइन ऑफ सर्विस, कैरिंग स्टॉक, मेंटेनिंग अ सेल्स फोर्स, ठीक है, आउटलेटिंग क्रेडिट, मेकिंग डिलीवरीज एंड प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट असिस्टेंट। फुल सर्विस होलसेलर इंक्लूड होलसेलर्स, मर्चेंटाइज एंड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं जो इंडस्ट्रीज को जो है वो माल डिस्ट्रीब्यूट कर होते हैं, उसकी निस्बत, ये जो हमारे बायर्स रिटेलर होते हैं उनकी निस्बत। तो फुल सर्विस होल सेलर में वो होल सेलर्स आते हैं जो शुरू से लेके एंड तक आपको सारी की सारी सर्विस लाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है होलसेल मर्चेंट्स। provide a full line sell primarily to retailers and provide a full range of services. General merchandise wholesalers carry several merchandise line, warehouse general line, ठीक है, warehouse carry one or two line in great depth. Specialty wholesalers specialize in carrying out part of a line. होलसेल मर्चेंट्स वो होते हैं जो कि कहते हैं कि उनका प्राइमरी जो मकसद होता है उनका, वो अपने जो हमारे रिटेलर्स होते हैं उन तक चीज़ की एक रेंज को पहुंचा देना, उनको जो है अपनी एक ये इट्स नियरली टच विद फुल सर्विस होलसेलर। ठीक है, ये ऑलमोस्ट उसके वाली सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं जो किसी रिटेलर को या किसी फाइनल कंज्यूमर को चीज़ नहीं पहुंचा रहे होते, बल्कि जो हमारे इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स वो होते हैं, कुछ वो होते हैं इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो चीज़ों को लेकर आगे एज इट इज़ सेल करती हैं, उन्हें कहते हैं इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, तो वो होलसेलर जो इंडस्ट्रीज़ को माल प्रोवाइड कर रहे होते हैं उन्हें कहते हैं इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स या इंडस्ट्रियल होलसेलर्स। Sell to manufacturer rather than retailers,
मैन्युफैक्चरर को सेल करना रिटेलर की निस्बत, प्रोवाइड सेवरल सर्विसेज सच एज कैरिंग स्टॉक, ऑफरिंग क्रेडिट एंड प्रोवाइड डिलीवरी, में कैरी अ ब्रॉड रेंज ऑफ मर्चेंटाइजेज, अ जनरल लाइन और अ स्पेशलिटी लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेड सर्विस। अब ये सारे आते हैं फुल सर्विस होलसेलर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेड सर्विस होलसेलर, वो जो मतलब फुल सर्विसेज आपको शुरू से लेकर एंड तक एक पूरी सर्विस लाइन प्रोवाइड नहीं करते। उसमें हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल है कैश एंड कैरी। ठीक है, पैसे दो चीज़ लो, हम आपको कोई जो है उधार की सर्विस नहीं देंगे। ठीक है, हम आपको कोई उधार की सर्विस नहीं देंगे, हम आपको प्रोडक्ट पूरी एक वो सर्विस लाइन नहीं देंगे, पैसे दो चीज़ लो जान छोड़ो। ठीक है, इन सिंपल वे। कैरी अ लिमिटेड लाइन ऑफ फास्ट मूविंग गुड्स एंड सेल एट स्मॉल रिटेलर फॉर कैश, नॉर्मली डू नॉट डिलीवर। ठीक है ना, उनका मकसद कोई वो डिलीवरी सर्विस देना नहीं होता, क्रेडिट फैसिलिटी देना नहीं होता। उनका पर्पस ये होता है कि कैश एंड कैरी, हमारे से हमें पैसे दो, हमारे से चीज़ें लो, और सर्विसेज एंड। नेक्स्ट हमारे पास जो उसकी एग्जांपल वो आती है वो है ट्रक होलसेलर। ट्रक होलसेलर वो होते हैं जिसका आपने देखा होगा कि बनी वाले या ये जो हमारे पास ब्रेड या फ्रेश बेकरी आइटम्स होती हैं, उनके पास एक ट्रक आता है, वो डेली में आकर अपने ये जो छोटे रिटेलर छोटी बेकरीज होती हैं उन तक जो है वो बेकरी आइटम्स को पहुंचाते हैं और चले जाते हैं। मैरिट वाले हैं, बनी वाले हैं, ठीक है, डॉन वाले हैं। अब ये ट्रक होलसेलर्स होते हैं जो चीज़ों को ट्रक में लोड कर कर लेकर आते हैं और जाकर हमारे जो हमारे छोटी दुकानों वाले रिटेलर होते हैं उन तक प्रोडक्ट को पहुंचा देते हैं, तो उन्हें कहते हैं ट्रक होलसेलर्स। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं ड्रॉप शिपर्स। अब ड्रॉप शिपर्स वो होते हैं जो इन्वेंट्री इकट्ठी करके अपने गोडाउन्स में, अपने वेयर हाउसेस में नहीं रखते, ये सिर्फ ऑर्डर्स लेते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं ड्रॉप शिपर्स। आप हमें ऑर्डर दें, हम आगे से अपने जो है पीछे हमारे वो जो जिनसे वो चीज़ें उठा रहे होते हैं उनके प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर्स, हम उनको ऑर्डर देंगे, चीज़ आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, ये डायरेक्टली पहले इन बल्क सामान उठाकर खरीद कर अपने वेयर हाउसेस में नहीं रखते, ये सिर्फ जो है ऑर्डर्स कलेक्ट करते हैं रिटेलर से, ऑर्डर्स लेकर उनको फिर अपने पीछे प्रोड्यूसर्स तक पहुंचाते हैं और फिर वो उस ऑर्डर को जो है वो पूरा करते हैं अपने जिस तरह हम कहते हैं ना कि डिलीवरी, हमने ऑर्डर ले लिया और पीछे हम जो है डिलीवरी आपका पीछे ऑर्डर पहुंचा देंगे, सेम एज इट इज़ ये ऑर्डर लेते हैं और पीछे पहुंचाते हैं, इन बल्क सामान लेकर खुद नहीं रखते। ठीक है, डू नॉट कैरी इन्वेंट्री और हैंडल द प्रोडक्ट ऑन रिसीविंग एन ऑर्डर ड्रॉप शिपर सेलेक्ट अ मैन्युफैक्चरर। ठीक है, वो चीज़ों को ऑर्डर लेंगे और उसको पहुंचा देंगे मैन्युफैक्चरर्स तक। आगे मैन्युफैक्चरर जो है वो सारी तैयारी करता है, चीज़ माल तैयार करता है और डायरेक्टली जो है डिलीवर कर देता है जो हमारे रिटेलर तक। इसमें जो हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं वो कहता है इसमें कोल है, लंबर है, हैवी इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, अब एक मशीन है, मशीनरी है, भारी मशीनरी है, 3-4 लाख की एक मशीन है। अब होलसेलर तो नहीं ना मशीन खरीद के रखेगा, उसने सिर्फ ऑर्डर रिसीव करना है और ऑर्डर पहुंचा देना है इक्विपमेंट बनाने तक। ठीक है, बनाने वाले पर। उसके बाद है रैक जॉबर्स। आपने कभी सुना होगा ये जो डिस्पेंसरी वाले हैं या जो रैक जॉबर्स होते हैं, लड़कों को बेसिकली इस चीज़ का पता भी होगा। रैक जॉबर्स जो फूड आइटम्स में काम नहीं करते, नॉन फूड आइटम्स में और दवाइयों मेडिसिन में काम करते हैं। ठीक है, रैक जॉब करते हैं, जो दवाइयाँ ये इस तरह की चीज़ें जो है प्रोवाइड करते हैं, सेल्स मैन ही करते हैं, रिटेलर्स तक या डिस्पेंसर्स तक चीज़ पहुँचाते हैं, उसे कहते हैं रैक जॉबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स। जिस तरह हमारे पास हम कहते हैं ना कि रिटेलर मिलकर एक कॉपरेशन बनाते हैं, उसी तरह हमारे होलसेलर मिलकर भी एक प्रोड्यूसर कॉर्पोरेशन बनाते हैं, कोऑपरेटिव बनाते हैं। एक प्रोड्यूसर, 2 प्रोड्यूसर, 3 प्रोड्यूसर मिलते हैं और एक आपस में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं और अपने जो उनके फाइनल कंज्यूमर या फाइनल रिटेलर्स होते हैं उन तक चीज़ को पहुँचाते हैं। उसके बाद एंड हमारे पास है मेल ऑर्डर और वेब होलसेलर। ठीक है, ये वो होते हैं जो मेल के ज़रिए अपनी एक वेबसाइट बना लेते हैं। ठीक है, अपनी एक वेबसाइट बनाकर अली बाबा होलसेलर। ठीक है, आप कभी नेट पे सर्च कीजिएगा इंडिया मार्ट वाले जो हैं ये वेब होलसेलर हैं। अली बाबा, ये मैं आपको यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, उनके बारे में सर्च कीजिएगा, ये सारे वेब होलसेलर्स हैं। अली बाबा, ठीक है, इंडिया मार्ट, ये सारे होलसेलर वो हैं जो वेब पे या मेल पर काम कर रहे होते हैं।
मैं अब जब मास्टर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में जॉब करती थी तो वहाँ पे मेरा जो डिपार्टमेंट था वो था रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो मेरी क्या जिम्मेदारी होती थी, मैं इम्पोर्टर्स के साथ कनेक्ट होती थी। मुझे इम्पोर्टर्स कहते थे हमने इस चीज़ को इम्पोर्ट करना है, मंगवाना है, तो मैं ये जो अली बाबा वाले थे, इंडिया मार्ट वाले थे, इन लोगों के साथ इधर जाके होलसेलर्स को ढूंढती थी। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे हज़ारों, अगर आप कहें ना आपने ये बुक सर्च करनी है, इस बुक के लिए आपको हज़ारों होलसेलर्स मिलेंगे। आपने अपनी प्राइस किसके साथ सेट करनी है, आपकी जो आपको किसका जो पीछे क्वालिटी है, किसकी प्राइस आपकी समझ में आती है, कौन आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे आपके साथ चलने के लिए तैयार है, उस होलसेलर के साथ आप बिजनेस कर लेते हैं। तो मैं 10-15 होलसेलर्स को ईमेल कर देती थी, जो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पे पूरा उतरता था मैं उससे सैंपल मंगवा के उसको आगे जो हमारे इम्पोर्टर थे उन तक जो है वो पहुंचा देती थी। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन काम करते हैं इन्हें हम कहते हैं वेब होलसेलर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ब्रोकर्स एंड एजेंट्स। इन आप माशाल्लाह एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो आपने ब्रोकर्स के बारे में, एजेंट्स के बारे में बीकॉम में, आईकॉम में ही बल्कि कॉमर्स में पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है कि ब्रोकर कौन होता है, एजेंट कौन होता है। ठीक है, वो जो अपनी कमीशन पर या अपने पर काम कर रहे होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है ब्रोकर, अ होलसेलर who does not take title to goods and whose functions is a bring buyers and selling together and assets in negotiated। हम कहते हैं ना कि मैं ब्रोकरी करता हूँ, मैं सिर्फ एक दरमियान में ब्रोकर हूँ, मैं दो लोगों के दरमियान एक ब्रोकर हूँ। ठीक है, जिस तरह हम घरों की बाइंग सेलिंग करते हैं ना, आप एक घर को बेचना चाहते हैं तो आप एक ब्रोकर हायर कर लेते हैं कि भाई ये ब्रोकर हमारा आगे कस्टमर को ढूंढ कर लाएगा, फिर वो अंदर से अपनी एक ब्रोकरी या अपनी कमीशन निकाल लेता है। ठीक है, जो हमारे बिहाफ पर काम कर रहा होता है। एजेंट भी अपनी कमीशन बेस पर कहता है कि होलसेलर हु रिप्रेजेंट बायर्स और सेलर्स ऑन अ रिलेटिवली परमानेंट बेसिस। ये हमारे पास एक ब्रोकर अपने एक जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, अपना वो पेमेंट लेता है। और एजेंट कहता है जो हमारे पास जो ये कहते हैं कि परमानेंट बेसिस पे भी काम कर सकता है। हम एक परमानेंट बेसिस पे भी एजेंट हायर कर सकते, जिसे हम इंटरनल एजेंट कहते हैं, जो बायर और सेलर को रिप्रेजेंट करेगा और अपनी कमीशन या अपने पैसे लेगा और जो है अपनी फंक्शन को परफॉर्म करेगा। अब कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स एजेंट, जिसमें मैन्युफैक्चरर एजेंट में सबसे पहले है सेलिंग एजेंट। वो एजेंट जिनका काम जो है, अब मैन्युफैक्चरर एजेंट वो होता है जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स या हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सेलिंग एजेंट वो होता है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को बेचने की हद तक होता है, बेचा, अपना पैसा निकाला और वापस। परचेजिंग एजेंट वो होता है जो कंपनी में परचेजिंग के तौर पर काम कर रहा होता है, जो परचेजर्स के साथ जो है सप्लायर्स भी जिसको आप कहते हैं उनके साथ काम कर रहा होता है। और कमीशन मर्चेंट्स वो होते हैं जो अपनी सेम उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं कि अपनी कमीशन निकालते हैं और साइड पर हो जाते हैं काम करके। अब हमारे पास नेक्स्ट कहता है कि मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर्स ब्रांचेस एंड ऑफिसेस। ये जो हम कहते हैं ना कि सेल ब्रांचेस, मैं कहती हूँ कि ये मेरी एक कंपनी है, ये मेरा एक सेल डिपार्टमेंट है। ठीक है, सेल्स ब्रांच मास्टर्स वाले हैं, मास्टर वाले प्रोडक्ट को या टाइल्स को या सैनिटरी को बना रहे हैं तो उन्होंने अपने सेल ब्रांचेस भी रखी हुई हैं। अब उनके छोटे छोटे शोरूम हैं। ठीक है, उन शोरूम्स को हम कहते हैं सेल ब्रांचेस, सेल्स ऑफिसर्स। जो मैन्युफैक्चरर तो अपना काम कर रहा है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर ने दरमियान में कोई एजेंट या ब्रोकर हायर नहीं किया, उसने अपना सेल ब्रांच या सेल ऑफिस ही खोल लिया है, जहाँ पे उसके जो एजेंट हैं या उसके जो जॉब होल्डर हैं बैठ के वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़ परचेजिंग ऑफिस होता है, परचेजिंग का डिपार्टमेंट होता है जो परचेजर से चीज़ को परचेज करके मैन्युफैक्चरर तक पहुँचा रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है होलसेलर मार्केटिंग डिसीजन। सेम एज इट इज़, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक रिटेलर है, उसका रिटेलर का पूरी एक रिटेलिंग डिसीजन होता है, उसने अपनी प्रोडक्ट को सेगमेंट करना होता है, टारगेट करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है, पोजीशन करना है। सेम एज इट इज़ ये परफॉर्मेंस जो है वो हमारा जो होलसेलर है ये भी परफॉर्म कर रहा होता है, और इन सारे जो इस प्रोसेस से, इस सारी स्ट्रेटजी से वो भी गुजरता है। तो हमारा जो होलसेलर होता है वो भी पहले चीज़ को सेगमेंटेशन में करता है कि अपनी चीज़ को सेगमेंट करना, अपनी चीज़ के लिए को क्लासीफाइड करना, अपने कस्टमर के लिए ऐसे हम किस रिटेलर को या किस मार्केट में अपनी चीज़ को
जो है इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, ठीक है। सेगमेंटेशन के बाद हम इससे मार्केटिंग, जो मैंने आपको मार्केटिंग मिक्स पढ़ाया था, हमारे 4 P's जो थे, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, ठीक है, प्लेस, ठीक है, ये सारे प्रोसेस से ये होलसेलर और रिटेलर्स गुजरते हैं और फिर अपना मार्केटिंग डिसीजन लेकर मार्केट में आते हैं, ठीक है। तो सेगमेंटेशन में सेम एज इट इज़ वो भी जो है वो सेगमेंटेशन तैयार करता है कि हमने अपनी मार्केट को जो है किस जो है मार्केट में लेकर आना है, टारगेट कस्टमर कौन होगा, बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, जवान होंगे, जो है हमारी कौन है हमारा टारगेट कस्टमर, ठीक है, यंग जनरेशन है, ओल्ड जनरेशन है, कपड़े, औरतें हैं, मेल हैं, फीमेल है, कौन है हमारी टारगेट। नेक्स्ट पे कहते हैं हम उसने अपनी डिफ्रेंसिएशन करनी होती है कि हमारी प्रोडक्ट हमारे कंपटीटर से कितना जो है डिफ्रेंशिएट कर रही है। फिर उसने पोजीशनिंग करनी होती है कि हमने किस पोजीशन पे अपनी चीज़ को मार्केट में लॉन्च करना है, कि हमने सेटला टाउन में कि किस दुकान पे, किस मॉल में, गीगा मॉल, किंग मॉल, ठीक है, चेदक, कहाँ हमें अपनी चीज़ को पोजीशन करना है अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से। फिर मार्केटिंग मिक्स के डिज़ाइन से उससे गुजरना होता है कि हमारी ये जो 4 हमारे पास मार्केटिंग मिक्स डिज़ाइन है, प्रोडक्ट, हमारी प्रोडक्ट क्या होगी, हमारी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, प्लेस क्या होगी जहाँ हमने उसको प्रमोट करना है, हम प्रमोशन क्या देंगे, बाय 1 गेट 1 या किसी चीज़ एक चीज़ के साथ एक चीज़ फ्री, ठीक है, या इस चीज़ को खरीदे तो ये प्रोडक्ट फ्री, हम प्रमोशंस क्या दे रहे हैं। इस सारे प्रोसेस, ये जो स्ट्रेटजीज मैंने आपको पीछे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ा चुकी हूँ, इन सारी जो है प्रोसेस से एक होलसेलर को या एक रिटेलर को गुजरना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है ट्रेंड्स इन होलसेलिंग। अब मैंने आपको बताया कि हमारे ये जो होलसेलिंग है, हो रिटेलिंग है, रिटेलिंग में लेटेस्ट ट्रेंड्स आते हैं। अगर आप 10 साल पीछे चले जाओ तो जो ट्रेंड्स पीछे चल रहे थे, आप अगर 10 साल पीछे जाएं तो मोबाइल, ऑनलाइन, सोशल मीडिया का कोई इंस्टाग्राम, इक्का दुक्का कोई शादो नज़र अमीर उम्रा लोगों को शायद सोशल मीडिया का पता हो, ठीक है। ये लेटेस्ट ट्रेंड नहीं था, आम लोगों के हाथों में मोबाइल नहीं थे, आम लोगों सोशल मीडिया या ऑनलाइन मार्केटिंग से वाकिफ़ नहीं थे। लेकिन आज के दौर में, आज के वक्त में हमारा ट्रेंड कहाँ को जाए, 10 साल आगे आ जाए, आपका मेरा दौर मोबाइल का है, ठीक है। मैंने जब किसी चीज़ को ख़रीदना होता है ना, मैं सबसे पहले अपना फ़ोन खोलती हूँ, फ़ोन खोल के उसकी प्राइस किस किस रेंज में मिल रही है, कहाँ कहाँ से मिल रही है, ऑल एक्सेट्रास है, ठीक है। अगर मैं आज खाना खाना चाहती हूँ, मुझे भूख लगी है, घर में कुछ नहीं है, तो मेरे लिए ऑनलाइन ऑप्शन, ये ट्रेंड्स हैं, ठीक है। आज के इन ट्रेंड्स को लेकर हमारे रिटेलर भी चलते हैं, इन ट्रेंड्स को लेकर हमारे होलसेलर भी चलते हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ होलसेलर का को लेकर चलना, ठीक है, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना, अपने कस्टमर की या रिटेलर्स की नीड्स के साथ चलना, अपनी इकोनॉमी की सिचुएशंस के मुताबिक खुद को ढाल लेना, ये है आज का ट्रेंड, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं कि लेटेस्ट होलसेलिंग ट्रेंड्स। तो इस टॉपिक के साथ आपका ये जो चैप्टर है यहाँ पर ही वाइंड अप होता है, आपका चैप्टर नंबर 13। नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 6 में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक या स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए इसको तैयार करें अच्छे तरीके से और अपने पेपर्स की अच्छी से तैयारी करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।